हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH ऑल इन वन क्लासेस। हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को अब तक कवर किया। इंट्रोडक्शन पार्ट, लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, EH आफ्टर CC मैटी, EH डेवलपमेंट इन इंडिया। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। वो टॉपिक है, देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर थियोप्रास्टस पैरासिलस। इनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया, और उसी के बेस पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए और प्लांट्स का सिलेक्शन किया गया, और बहुत सारी चीज़ें इसी लॉ के बेस पे किया गया। तो इसी वजह से इनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शॉर्ट और ब्रीफ हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर थियोप्रास्टस पैरासिलस। ठीक है, डॉक्टर थियोप्रास्टस पैरासिलस वाज बोर्न ऑन 17 दिसंबर 1493। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 17 दिसंबर 1493 में ये पैदा हुए। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के एक इलाका जिसको कहते हैं मैशिया इंसिडेंट। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो एक प्रोफेसर थे, नायाब प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर किया करते थे यूनिवर्सिटी में। ओके, तो इनके वालिद ने और इनको भी, और ठीक है, बचपन ही में ऐसे ऐसे नॉलेज सब्जेक्ट्स के इन्होंने दे रखा था कि अक्सर जो स्किल्स होते हैं, स्किल्स ओरिएंटेड नॉलेज है, वो सब ये जानते थे। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी है, उसको भी ये इन्होंने पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इनके फादर ने इनको ज्वाइन करवाया, जो बेसल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो जब इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल थी। यानी अब तक का जो एजुकेशन था वो इन्होंने होम स्कूलिंग के ज़रिए से पूरा किया था। अब इनको ये यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया जब इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल थी। लेकिन इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एजुकेशन जो है बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने अपने एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने एक जगह गए जिसको कहते हैं वॉर्ट्सबर्ग, और वहाँ पे केमिकल, जो भी केमिस्ट्री होती है, केमिकल नेचर होता है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। उसके साथ साथ, यानी केमिकल जो रिसर्च होती है, इसमें बहुत सारे माइनों के पास जाना पड़ता है, माइंस के पास, जहाँ से ये निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों में जाना हुआ, तो इनको लेबर से मिलना हुआ, उनसे हिस्ट्री लेना हुआ, उनसे जानकारी हासिल हुई इनको। तो इन्होंने देखा कि ये जो लेबर्स है, जो काम करने वाले डेली वेजर्स है, ये बहुत मुश्किलों से माइंस को क्या करते हैं, और खोजते हैं, और वहां से मटेरियल को लाकर ये फैक्ट्रियों में देते हैं। और साथों साथ इन्होंने ये देखा कि माइंस में करने वाले जो भी लोग हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो डेली ये कई तरह के बीमारियों को ये देखते थे, जिससे वो सफर हो रहे थे बीमारियों से। तो मैंने कहा था ना कि ये यूनिवर्सिटी को इन्होंने छोड़ दिया। उसकी वजह क्या थी?
ये वजह यही थी कि भाई बंद कमरे में नॉलेज हासिल नहीं किया जा सकता है। नॉलेज जो है आप प्रैक्टिकली हासिल कर सकते हैं। ठीक है। He was in belief that practical knowledge of nature is not possible in the school and colleges, and to get the same one must go to the nature। तो यानी केमिकल बेस हो या फिर कोई भी नॉलेज हो जो नेचर से रिलेटेड रखता है, इनका मानना ये है कि आप भी नेचर के पास जाइए, वहां जाकर आप प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करिए, जिसकी वजह से आप जो नॉलेज है असल, जो जिसको इल्म कहते हैं, तालीम कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। he was also knowing that the disease occurring in one country may not be the same in other country। तो इनको इसी दौरान ये बात मालूम हुई कि हर हर मुल्क में अलग अलग बीमारियां पाई जाती है। एक मुल्क में जो बीमारी पाई जाती है अक्सर दूसरे मुल्क में वो बीमारी नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की, यूरोपियन कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवलिंग की, और वहां से इन्होंने डिसीजेस की लिस्ट ली। ठीक है। और तरह तरह की बीमारियों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया इन्हीं ट्रैवलिंग के दौरान में। Later on, he started treating the patients on the basis of experience that he got during this tour। यानी इसी ट्रैवलिंग के दरमियान जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, जो भी नॉलेज हासिल किया, उसी के बेस पे इन्होंने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ देखिए, इससे क्या हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे होना ठीक हो गए, और इनकी पब्लिसिटी होना शुरू हो गई। और फिजिशियंस जो है, बड़े बड़े फिजिशियंस जो है यूरोप के, ये इनके पास एडवाइस के लिए आते थे। हालांकि इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी, ना यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, बस इनकी ट्रैवलिंग ही इनकी डिग्री थी। ठीक है। he was proud of himself as he has cured 13 princes of various countries whose disease was declared incurable by other famous physicians। तो इन्होंने 13 मुल्कों की ऐसे ऐसे प्रिंसेस की इन्होंने बीमारियों को ठीक किया जिनको ठीक करना नामुमकिन समझा गया दूसरे मशहूर फिजिशियंस के जरिए से। ठीक है। तो इनके पास इतना नेचर का नॉलेज था जिसको वो इस्तेमाल करके डिसीजेस को क्यूर करते थे। After careful study and research, he derived two laws of nature and explained them in his own book। तो इन्होंने इतना रिसर्च करके, इतना रिसर्च करके, इतना स्टडी करके नेचर के बारे में जब इनके सामने बात आई, तो इन्होंने दो लॉस को प्रेजेंट किया। किन्होंने? पैरासिलस। पैरासिलस ने दो लॉस को अपने सामने, यानी अपनी एक्सपीरियंस को रखकर बनाया। एक है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है। सेकेंड लॉ है क्या है? लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी जैसी बीमारी होंगी आप वैसी ही दवाई देना है। ठीक है। ये एक मालूम हुआ। तो दूसरे के साथ साथ ये मालूम हुआ कि वेजिटेबल किंगडम में, यानी जो नेचर रिलेटेड जो प्लांट्स है, ठीक है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताई, जिनको हैनेमन ने लिया एक लॉ को, और एक लॉ को हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने लिया, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्वेंट हुआ। तो देखिए यहीं से ये पैरासिलस की मेहनत थी, जिन्होंने नेचर को करीब से देखा। जिस नेचर को उन्होंने देखा, जिस प्लांट्स को देखा, जिससे कई लोगों को उन्होंने अच्छा किया, हाँ, तो इस बेस पे इन्होंने दो लॉस को इन्वेंट किया, दो लॉस को रखा। ठीक है। वो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जिसके बेस पे, इसी लॉ के बेस पे हैनेमन
डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। इसी तरह लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम, इस लॉ को लेकर डॉक्टर कॉर्न सीजर मैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डिस्कवर किया। तो इन लॉज के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब हम आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं ताकि हम लोग आगे जाए। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं ताकि हमारा मंजिल जो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को कंप्लीट करना है, साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी समझना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बेसिक्स को अच्छा करते हुए आगे बढ़ना है हमें, और डीप नॉलेज हासिल करना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो फ्रेंड्स, तो इन दो लॉज को लेकर एक ने होम्योपैथी को इन्वेंट किया, एक ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया। फिर एट लास्ट इन्हीं के नौकर ने इनको शूट किया। 1541 में इनका डेथ हुआ। ठीक है, यानी इनकी जो उम्र थी 1493 से 1541, यानी तकरीबन 7 ईयर्स वहाँ के और 41 ईयर्स, या 49 ईयर्स में इन्होंने अपने ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ काम किया आगे आने वालों के लिए, जिसके बेस पे बड़े दो साइंटिफिक डॉक्टर्स पैदा हुए जिन्होंने इस लॉ को इस्तेमाल करके दुनिया के लिए ट्रीटमेंट एक आसान जरिया बना दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे आगे लेक्चर्स को बढ़ रहे हैं, तो आज का लेक्चर इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।